वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेकेंड ज्योग्राफी का ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट कोई भी ऐसा एरिया होता है जहां पे ह्यूमंस रहते हैं, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। इस चैप्टर से अगर देखें तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। मेनली ये क्वेश्चन दो टाइप के रहते हैं, या तो पहले टाइप में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूरे आपके 3 मार्क्स के 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिया जाता है, या फिर इसी से 3 मार्क्स का रिटन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब आपका थ्योरी टाइप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में। तो इससे मेनली आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग सेटलमेंट को देखें तो ये आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका रूरल सेटलमेंट और दूसरा होता है आपका अर्बन सेटलमेंट। ठीक है। रूरल सेटलमेंट हम किसे कर सकते हैं? ऐसे सेटलमेंट जो स्पार्सली लोकेटेड हो और स्मॉल सेटलमेंट्स हो, मतलब ये स्पार्सली एकदम कॉम्पैक्ट नहीं रहते, एकदम यहाँ पे जो भी घर वगैरह बनते हैं वो एकदम पास पास नहीं होते। सेटलमेंट हम मेनली घर से ही समझते हैं। ठीक है, ह्यूमंस जो होते हैं वो घर को बना के रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप में, वो देखेंगे दो टाइप से पूछे जाते हैं। रूरल सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अर्बन सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे ये डिस्कस करना जरूरी है। हम लोग रूरल सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये जो सेटलमेंट्स होते हैं दे आर मेनली स्पेशलाइज्ड इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटी। ये एग्रीकल्चर में या फिर प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनसे हम नेचर से डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, नेचर से रॉ मटेरियल को डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। तो गांव में आप देखेंगे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो खेती वगैरह करने का काम करते हैं, एग्रीकल्चर करने का काम करते हैं। ये रूरल सेटलमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो रूरल पीपल आर लेस मोबाइल, देयरफॉर इंटीमेट सोशल रिलेशंस। जो रूरल पीपल होते हैं वो ज्यादा मोबाइल नहीं होते, बहुत ज्यादा घूमना फिरना या फिर बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह आना जाना कम करते हैं। इसीलिए उनके बीच की जो सोशल रिलेशंस होती हैं वो काफी इंटीमेट होती हैं, मतलब वो काफी एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे से काफी जुड़े हुए होते हैं भावनात्मक रूप से, इमोशनली। थर्ड क्या है रूरल सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स? डिपेंड ऑन अर्बन एरियाज फॉर बेसिक सर्विसेज। कुछ बेसिक सर्विसेज होती हैं जिनके लिए जो रूरल सेटलमेंट वाले एरिया है वो अर्बन सेटलमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं। बेसिक सर्विस में देखेंगे तो जैसे आपका हो गया एडुकेशन हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह हो गई। एडुकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए ये अर्बन एरियाज पे डिपेंडेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी में देखेंगे जैसे गांव में आपको खेती भी करनी है, अगर वो मॉडर्न टेक्निक से आप खेती करना चाहते हैं तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको हार्वेस्टर चाहिए, ब्रीडर चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, सारी टेक्नोलॉजीज है वो हमें मिलेंगी अर्बन एरिया से। ये आपकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है रूरल सेटलमेंट की? प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल टू अर्बन सेंटर। ये फूड और रॉ मटेरियल को अर्बन सेंटर वाले एरियाज को, अर्बन सेटलमेंट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब गांव के जो सेटलमेंट है वो शहर के सेटलमेंट को फूड वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट हम किसे कहेंगे? यहाँ पे एक डिफिनेशन दिया गया है एज पर सेंसस 1991। यहां से मेनली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट हम उसे कहेंगे जो कोई म्युनिसिपालिटी एरिया हो या फिर कोई कॉर्पोरेशन वाला एरिया हो। ठीक है, वहां की मिनिमम पॉपुलेशन जो है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम पॉपुलेशन 5000 पर्सन की रहनी चाहिए। यानी कि उस एरिया में, उस सेटलमेंट में कम से कम 5000 लोग रहेंगे, तब हम उसको कहेंगे अर्बन सेटलमेंट। 5000 लोगों के साथ ही कुछ और भी चीजें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, कुछ और भी जरूरत है। जैसे वहां के रहने वाले 5000 लोग कम से कम होने चाहिए, रहने वाले लोगों में 75% जो मेल होंगे, 75% मेल वर्कर। ठीक है, फीमेल नहीं, केवल मेल वर्कर। वो किसमें एंगेज होना चाहिए? नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं हो सकती।
यानी कि वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हों, वो किसी सर्विस सेक्टर में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो। तो आप देखेंगे शहरों वगैरह में ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी होती हैं, लेकिन गांव में आपके प्राइमरी होते हैं। तो 75% मेल वर्कर्स आपके नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होने चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होनी चाहिए वो कम से कम, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, एटलीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी 400 पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। कम से कम 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होगी। ये तीनों कंडीशंस आपके फुलफिल होंगे तभी वो आपकी मानी जाएगी अर्बन सेटलमेंट एज पर द सेंसस 1991। ये तीनों क्राइटेरिया याद रखिएगा कि अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन करने का ये 3 क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपके सीयूईटी के एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आगे अगर आप जाएंगे तो नेट जेआरएफ वगैरह का अगर एग्जाम देंगे तो वहां भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्बन सेटलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इनकी बात की जाए तो ये मेनली नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं अर्बन सेटलमेंट। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, बार्बर, टेलर, ये सारी एक्टिविटीज आपके टर्शियरी सेक्टर्स में आ जाती हैं। तो जो अर्बन एरिया होते हैं वो मेनली नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे बिजनेसमैन वगैरह की काम है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम मेनली अर्बन सेंटर से ही होता है। हम लोग जैसे देखें, जो मेन कोई डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल किया जाता है। और अगर आप इंडिया में ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखेंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपके अर्बन सेटलमेंट वाले एरिया होंगे। सेकेंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोवाइड टर्शियरी सर्विसेज टू दी हिंटरलैंड। ये टर्शियरी सर्विस को प्रोवाइड करता है किसको? हिंटरलैंड को। यानी कि हिंटरलैंड आप कहते हैं रूरल सेटलमेंट वाले एरिया को, यानी कि रूरल सेटलमेंट वाले एरिया को एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, रूरल सेटलमेंट वाले एरिया को टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने का काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। थर्ड है आपका, वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल। अर्बन सेटलमेंट वाले एरिया में जो वे ऑफ लाइफ है, लोगों के रहने का तरीका है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। वहां की जिंदगी बड़ी भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है, लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब, क्लोज नहीं आ पाते हैं, ठीक है। उनका जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल रिलेशन होता है। आप फॉर्मल रिलेशन को कहें तो ऑफिशियल, जैसे आप ऑफिस में जैसा रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, वैसा रिलेशन ही आपके अर्बन सेटलमेंट वाले एरिया में लोगों के बीच में होता है। फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरली है कि ये जो सेटलमेंट होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और इनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। यानी कि सारे जो सेटलमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में जो रेंट होती है, हाउसेस की रेंट, सेटलमेंट्स की रेंट, वो बड़ी हाई होती है। वहाँ की जो ज़मीन की कॉस्ट होती है, लैंड की कॉस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए सारे जो सेटलमेंट्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली बनाए जाते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक बनाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है। जैसे आप अर्बन एरिया में चले जाएंगे आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिल जाएंगी अर्बन एरिया में, वहीं आप रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको बिल्डिंग देखने को बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट की जो टाइप्स हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं, डिवाइड की जाती हैं एक्सटेंट ऑफ बिल्टअप एरिया और इंटर हाउस डिस्टेंस के बेसिस पे। यानी कि बिल्टअप एरिया जो है वो कितना दूर तक है, ठीक है, कितना दूर तक आपका एरिया बिल्टअप है, या फिर दो हाउसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हाउसेस के बीच की डिस्टेंसेस, या फिर जो एरिया है वो कितना दूर तक फैला हुआ है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि एरिया जो है, जो सेटलमेंट रूरल है, वो आपका
क्लस्टर्ड होगा, सेमी क्लस्टर्ड होगा, हैमलेटेड होगा या फिर डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है, आप 4 टाइप के रूरल सेटलमेंट पढ़ेंगे। आपका पहला होगा क्लस्टर सेटलमेंट, दूसरा सेमी क्लस्टर्ड जिसे आप कहते हैं फ्रेगमेंटेड, तीसरा होगा हैमलेटेड सेटलमेंट और चौथा जो सेटलमेंट का टाइप है वो आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। पहला हम लोग देखें क्लस्टर सेटलमेंट। इसमें मेनली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर किस टाइप की सेटलमेंट कौन से टाइप के एरिया में पाई जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे तो किस एरिया में पाया जाता है। हम क्लस्टर सेटलमेंट किसे कहेंगे? ये सेटलमेंट ऐसे होते हैं जो क्लोजली बिल्ट अप एरिया होते हैं। इसमें जो घर होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक बनाए जाते हैं। इसमें घर जो होंगे वो काफी नजदीक नजदीक आपके घर रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एरिया क्या कहलाता है? क्लस्टर्ड कहलाता है। क्लस्टर्ड का मतलब होता है जैसे बहुत सारी चीजों को आप एक ही जगह ला दें तो वो क्या हो जाएगा? क्लस्टर्ड हो जाएगा, एक ही जगह पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्लस्टर्ड। इसमें कई सारे जो घर होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक बनाए जाते हैं, इसलिए भी हम इसको क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पास्चर। जो लिविंग एरिया होता है, जैसे मान लो आपका ये पूरा गांव हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो लिविंग एरिया होगा वो किसी एक कोने पे रहेगा। एक कोने पे, गांव के किसी एक कोने पे लोग घर बना के रहेंगे। बाकी का जो पूरा एरिया होगा वहां पे आपकी दूसरी एक्टिविटीज होंगी। जैसे यहाँ पे फार्मिंग हो सकती है आपकी, यहाँ पे आपके दूसरे टाइप के जैसे पास्चर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, फार्म लैंड बनाया जा सकता है, वहां पे चारागाह वगैरह बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लिविंग एरिया होगा वो एक साइड में होगा, एक तरफ होगा, और बाकी की जो एरियाज होंगे किसी भी विलेज के, किसी भी रूरल एरिया के, वो यूज किए जाएंगे आपके पास्चर वगैरह के लिए, चारागाह वगैरह के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट के जियोमेट्रिक शेप होते हैं। जैसे आपने जियोमेट्री में देखा होगा, जब आप जियोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेडियल टाइप की आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, लीनियर। तो इसमें देखेंगे इसका जो शेप होता है वो मेनली ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे आपका रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर शेप में देखेंगे तो जो हाउसेस होते हैं वो आपके इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में सारे हाउसेस ऐसे बिल्ट होते हैं। रेडियल में देखेंगे तो किसी एक मेन पॉइंट से कई सारे एरिया में हाउसेस जो होते हैं वो बटे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपके रोड हो गए, रोड के साइड साइड में यहाँ पे पूरे हाउसेस आपके हो गए, इसे हम कहेंगे रेडियल पैटर्न। लीनियर पैटर्न में देखेंगे जैसे कोई रेलवे लाइन हो गया, रेलवे लाइन के अगल बगल मानिए मतलब एक लाइन के आसपास जब सेटलमेंट होंगे तो वो होंगे आपके लीनियर सेटलमेंट। अब यहाँ पे इसके आसपास आपके पूरे सेटलमेंट होंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं लीनियर सेटलमेंट। इसको हम लोग रोड भी मान सकते हैं, कोई रोड हो गया या फिर कोई कैनाल हो गया, कोई रिवर हो गया, कोई रेलवे लाइन हो गई। तो ये आपका लीनियर पैटर्न हो गया और ये यहाँ बगल बगल में इसके आपके सेटलमेंट्स हो गए। तो ये हमेशा जो सेटलमेंट होते हैं क्लस्टर सेटलमेंट वो ज्योमेट्रिक शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर, रेडियल और लीनियर पैटर्न में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस रीजन। ये जो विलेज होते हैं इसमें जो हाउसेस होती है वो बड़ी कॉम्पैक्ट होती हैं, एक दूसरे के बहुत आसपास होती हैं। ऐसा सिक्योरिटी रीजन की वजह से होता है। अलग अलग एरियाज में रीजन्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम जाएं बुंदेलखंड और नागालैंड वाले एरिया में, बुंदेलखंड और नागालैंड वाले एरिया में, वहां पे सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सुरक्षा के लिए लोग घर आसपास बनाते हैं। जैसे बुंदेलखंड का जो रीजन है वो आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिड का रीजन है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के और कुछ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश मिलकर आपके बुंदेलखंड वाले एरिया को बनाते हैं। अब बुंदेलखंड वाला एरिया पूरा का पूरा हिली रीजन है। ठीक है, हिली रीजन होने की वजह से वहां पे पहले चोरी वगैरह या फिर डकैती वगैरह ज्यादा होती थी, तो उससे बचने के लिए रात के टाइम में इन सब इंसिडेंसेस से बचने के लिए लोग क्या करते थे, घर को एक दूसरे के आसपास बनाते थे।
ताकि अगर कभी ऐसी परेशानी वगैरह आती है तो लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है, तो बुंदेलखंड और नागालैंड वाले एरिया में जो विलेज बनाए जाते हैं, जो क्लस्टर सेटलमेंट बनाए जाते हैं, वो डिफेंस पर्पस की वजह से बनाए जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछता है मल्टीपल चॉइस में। दूसरा देखेंगे, वाटर की स्कार्सिटी की वजह से राजस्थान में भी आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट मिल जाएंगे। राजस्थान में वाटर की स्कार्सिटी है, वहाँ पे जो रेनफॉल होता है, अगर वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। ईस्टर्न राजस्थान में देखें तो आपके अरावली के ईस्ट में वहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो वहाँ पे रेनफॉल की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर की भी अवेलेबिलिटी कम है। तो वाटर के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ताकि पानी को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका हो सके, उसके लिए जो सेटलमेंट होते हैं राजस्थान में वो क्लस्टर्ड सेटलमेंट होते हैं। ये याद रखिएगा, ये पिछले आपके एग्जाम में ये दोनों पूछे भी गए हैं। सेकेंड टाइप का आपका सेटलमेंट है सेमी क्लस्टर्ड, जिसे हम फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट कहते हैं। सेमी क्लस्टर्ड का मतलब ये क्लस्टर्ड का ही एक पार्ट है, लेकिन ये क्या होगा, बटा होगा। कैसे बटा होगा आगे देखते हैं। may result from segregation और fragmentation of a large compact village। कोई एक बड़ा विलेज है, जैसे ये मान लो एक बड़ा विलेज हो गया कॉम्पैक्ट में, यहाँ पे लोग जो सेटलमेंट रह रहे हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया। अब इसको क्या कर दिया, विलेज को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे, ये फ्रेगमेंटेड, कुछ लोग इस एरिया में रहेंगे सेटलमेंट अपना बना के, और कुछ लोग इस एरिया में अपना सेटलमेंट बना के रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का सेटलमेंट आपका सेमी क्लस्टर्ड हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ बीच वाला एरिया जो है वो पूरा खाली है आपका, और ये फ्रेगमेंटेड भी है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बटे होना, फ्रेगमेंटेड का मतलब बटे होना। लैंड ओनिंग इन डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्युपाई सेंट्रल पार्ट ऑफ मेन विलेज एंड लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी सेटल एट मार्जिन। अब इसमें दूसरा जो रीजन है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट के ओरिजिनेशन के पीछे, वो ये है कि सोसाइटी में कई सारी स्ट्रेटा पाई जाती हैं। स्ट्रेटा इन द सेंस आपकी कास्ट सिस्टम पाया जाता है। इंडिया में कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था। तो जो हाई कास्ट के लोग होते थे, हाई स्ट्रेटा के लोग होते थे, वो क्या करते थे, जो विलेज का सेंटर वाला पार्ट होता था, विलेज के सेंटर वाले पार्ट में लैंड ओनिंग कम्युनिटी हो गई या फिर हाई कास्ट के लोग हो गए, वो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, और जो लोअर कास्ट के, लोअर स्ट्रेटा के लोग होते थे, या फिर जो मीनियल वर्कर होते थे, मतलब छोटा मोटा मजदूर का काम करने वाले लोग होते थे, वो गांव के एक कोने पे रहा करते थे। ठीक है, वो गांव के एक कोने पे रहा करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बीच का जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका खाली है। तो यहाँ पे पूरा क्लस्टर सेटलमेंट है और इस साइड पूरा क्लस्टर सेटलमेंट है। यहाँ पे हाई स्ट्रेटा वाले लोग रह रहे हैं सेंट्रल विलेज में, और यहाँ पे लो स्ट्रेटा वाले लोग रह रहे हैं। इसीलिए ही इसको सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट कहा जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सेटलमेंट इन गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। गुजरात का जो प्लेन वाला एरिया है और राजस्थान का कुछ एरिया में इस टाइप के विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सेमी क्लस्टर सेटलमेंट आपके किस एरिया में पाए जाते हैं। थर्ड है आपका हैमलेटेड सेटलमेंट। हैमलेटेड सेटलमेंट को हम कहेंगे, जैसे विलेज, एक बड़ा विलेज है, एक बड़े विलेज में जो आपका एरिया होगा वो कई सारे छोटे छोटे एरिया में इस प्रकार से डिवाइडेड होगा, कई सारे यूनिट्स में इस प्रकार से आपके डिवाइडेड होगा। ठीक है, एक विलेज कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है। अब इसको आप कहेंगे हैमलेटेड सेटलमेंट। इसको हम क्या कर सकते हैं, हैमलेटेड सेटलमेंट। कैसे, फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मान लो ये पूरा बड़ा सा विलेज है, यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की जो जमीन है वो काफी ऊंची है, इधर की जमीन ऊंची है इस पूरे एरिया में। ठीक है, यहाँ पे आपका रिवर फ्लो कर रहा है। ऐसा होने की वजह से जो आपका विलेज होगा वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कई सारे यूनिट में डिवाइड हो जाएगा, और कई सारे यूनिट में डिवाइड होने की वजह से हम उसको कहते हैं आपके हैमलेटेड सेटलमेंट।
तो ये कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो यूनिट्स होंगे ये एरिया के अलग अलग यूनिट्स हो गए। इन यूनिट्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी। अलग अलग एरियाज में अलग अलग कंट्री में ये लोकल नेम है, ये आप याद रखेंगे, इसकी लोकल नेम है। हेमलेटेड सेटलमेंट्स की लोकल नेम। हेमलेटेड एक टाइप का सेटलमेंट हो गया जिसमें एक बड़े विलेज को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। और यूनिट डिवाइड होंगे कैसे, जैसे हिल वाला जैसे रीजन हो गया तो वहां पे देखेंगे कुछ लोग हिल के इस साइड रहते हैं, कुछ लोग हिल के दूसरे साइड में रहेंगे, कुछ लोग हिल के अपोजिट साइड में रहेंगे। और कोई रिवर उसके बीच से गुजर रही है तो उस विलेज को भी वो रिवर दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो इस वजह से जो हेमलेटेड सेटलमेंट होता है वो कई सारे यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है और हर यूनिट को लोकल नाम से जाना जाता है। इंडिया में पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी वगैरह के नाम से, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेड हेमलेटेड सेटलमेंट्स होते हैं उनमें जो सेगमेंटेशन होता है वो मेनली मोटिवेटेड होता है सोशल और इथनिक फैक्टर से। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपके मिडल और लोअर गंगा प्लेन में, छत्तीसगढ़ में, लोअर वैलीज ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट का मतलब होता है जो बिखरा हुआ हो, जैसे कोई एक सेटलमेंट यहाँ है, दूसरा दूसरी जगह, तीसरा बहुत दूर है। ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट आप देखेंगे तो ये कैसे पाए जाते हैं, फाउंड एज आइसोलेटेड हट्स, हैमलेट्स इन रिमोट जंगल। जंगल वाले एरिया में ऐसे घर, ऐसे आपके सेटलमेंट पाए जाते हैं। छोटे छोटे हिल वाले एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे फार्म या पास्चर होते हैं स्लोप्स पे। ऐसे हिल्स जिस पे फार्म या पास्चर बनाए जाते हैं स्लोप पे, उन हिल वाले एरिया में आपके डिस्पर्स टाइप के सेटलमेंट पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है, सेटलमेंट का डिस्पर्सन होता है कि जो घर वगैरह होंगे बहुत दूर दूर पाए जाएंगे, ऐसा होता है वहाँ के टेरेन की वजह से, वहाँ की जमीन की वजह से, क्योंकि जमीन ही ऊबड़ खाबड़ होती है तो जो लोग बसते हैं वो भी दूर दूर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर बसते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इवोल्यूशन पीरियड। अगर अलग अलग इवोल्यूशन पीरियड के बेसिस पे देखें तो आपके मेनली 3 टाइप के टाउन्स होते हैं। पहला टाउन है आपका एंशियंट टाउन, जो कि आज से 2000 साल पहले जो टाउन्स बने थे वो आपके एंशियंट टाउन्स में काउंट होते हैं। डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, और ये रिलीजियस और कल्चरल सेंटर के जैसे डेवलप हुए। जैसे वाराणसी हो गया आपका एक रिलीजियस सेंटर है, कल्चरल सेंटर है आपका। प्रयाग हो गया, वो भी एक कल्चरल सेंटर है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपका पटना में है, मदुरई चेन्नई में है। ठीक है, तो इन एरियाज को, ये एरियाज एग्जाम्पल हैं किसके, एंशियंट टाउन्स के। सेकंड है आपका मेडिवल टाउन। मेडिवल टाउन को हम लोग 4 टाउन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 टाउन क्या है, बिल्ट अप ऑन द रूइंस ऑफ एंशियंट टाउन। जो एंशियंट, जैसे मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, बाहर से कई सारे जो किंग्स थे उन्होंने इन्वेजन किया, आक्रमण किया इंडिया में, और जो एंशियंट टाउन्स थे उनको खत्म करके वहां पे खुद की किंगडम एस्टेब्लिश की। तो ये कहाँ पे बिल्ट है, दे आर बिल्ट अप ऑन द रूइंस ऑफ एंशियंट टाउन्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे आपकी दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, नागपुर हो गया। दिल्ली के आपने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा ही होगा। हैदराबाद में हो गया, हैदराबाद के निज़ाम के बारे में आपने पढ़ा होगा। जयपुर के बारे में होगा, वहाँ के राजपुताना के बारे में। लखनऊ हो गया, लखनऊ के नवाब्स के बारे में, आगरा के नवाब्स के बारे में। तो इन सारे लोगों के बारे में हम लोग मेडिवल पीरियड में पढ़ते भी हैं और ये इसके एग्जाम्पल भी हैं। तीसरे टाइप का टाउन है मॉडर्न टाउन। ये मेनली ब्रिटिश के रूल में बने थे, जितने मॉडर्न टाउन थे वो ब्रिटिश के रूल में बनाए गए थे। मॉडर्न टाउन में 2 टाइप के हैं। पहला आपका ट्रेडिंग पोर्ट्स। ब्रिटिशर्स जो आए थे वो शुरू में कोस्टल एरियाज में ही आए थे, जो इंडिया के कोस्टल एरिया थे वहीं पे ब्रिटिशर्स शुरू में लैंड किए थे। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या किए, इंडिया से ट्रेड करने के लिए उन्होंने पोर्ट टाउन वगैरह स्टेब्लिश करना चालू किया। पोर्ट टाउन मतलब बंदरगाह के नजदीक के जो सेटलमेंट होता है उनको हम पोर्ट टाउन कहते हैं। बंदरगाह ऐसा जगह होता है किसी जो समुद्र के बगल में सामानों को उतारने और चढ़ाने के लिए बनाया जाता है।
तो पोर्ट टाउन वगैरह में अगर हम लोग देखें तो वो आपके एग्जांपल्स हैं, ट्रेडिंग पोर्ट्स के एग्जांपल है सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, ये आपके ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं। अगर प्रिंसिपल नोट्स देखें तो प्रिंसिपल नोट जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बाद में अपना अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो आपके मिलेंगे 3, मुंबई जिसे हम बॉम्बे कहते थे, कोलकाता जिसे कलकत्ता कहते थे, चेन्नई जिसे मद्रास कहा जाता था। इसी में आपका आता है मॉडर्न टाउन में ही मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन का अगर एग्जांपल देखा जाए, मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन ये 1850 के बाद आपका एस्टेब्लिश हुआ था। मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन का एग्जांपल है आपका जमशेदपुर। मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन का एग्जांपल जमशेदपुर, ये आप जरूर से याद रखिएगा। इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो वो आपके चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल सेंटर्स देखेंगे तो आपके मॉडर्न टाउन्स में दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी, ये आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। सैटेलाइट टाउन देखेंगे तो आपके गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम। सैटेलाइट टाउन होता क्या है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये कोई मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उस सिटी को केटर करने के लिए, उस सिटी में पॉपुलेशन कम करने के लिए या फिर वहाँ पे ज़्यादा लोगों को जाने से रोकने के लिए दूर वाले एरिया में, अगल बगल के एरिया में छोटे छोटे आपके सिटीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली के अगल बगल में सिटीज़ बनाया गया, जैसे आपके गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम, ये दिल्ली के अगल बगल वाले सिटीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे सैटेलाइट होता है, आपका अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ आपकी सैटेलाइट जो है वो घूमती है, यानी कि अर्थ से कुछ दूरी पे है। ऐसे ही एक मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी से कुछ दूरी पे टाउन्स बनाए जाते हैं, सिटी बनाए जाते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट टाउन्स कहते हैं। दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये पूछा भी गया है पिछली ईयर्स में। दिल्ली क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का एग्जांपल है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जो टाउन्स हैं, गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम, ये एग्जांपल हैं आपके सैटेलाइट टाउन्स के, ठीक है। तो सैटेलाइट टाउन आपका इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने पढ़ा आपके ओरिजिनेशन के बेसिस पे कि किस पीरियड में ओरिजिन हुए हैं, उसकी बेसिस पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किस टाउन का स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा है, ठीक है। टाउन्स के तो कई सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लेकिन हर टाउन कुछ ना कुछ एक स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसका एक कुछ स्पेशल वर्क होता है, स्पेशल सर्विस वो देता है, उस टाउन को उस सर्विस के बेसिस पे जाना जाता है। जैसे पहला है आपका फंक्शनल बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और सिटीज मेनली क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं। पूरा जो आपका स्टेट है या फिर पूरा जो जिला है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखने का काम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन या फिर सिटीज करती हैं। जैसे इसके एग्जांपल है आपके चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। इसमें आप सारे स्टेट्स के कैपिटल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सारे स्टेट की कैपिटल ही एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, क्योंकि हर स्टेट के कैपिटल से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। दूसरा है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इंडस्ट्रियल टाउन। ऐसे टाउन्स जहाँ पे मेनली इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश किए जाते हैं, वो टाउन्स के एग्जांपल है आपके मुंबई, सालेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एटसेट्रा। ये इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट सिटीज। ट्रांसपोर्ट सिटी ऐसी होती है जहाँ पे मेनली आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी होती है, ठीक है, जहाँ पे मेनली आपके सामान को लाया या फिर ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके एग्जांपल आपके दो हैं। एक तो हो गया आपका पोर्ट, यानी कि जो समुंदर के बगल वाले एरिया में बनाए गए हैं पोर्ट टाउन्स, उनमें देखेंगे आपके कांडला हो गया, कोच्चि हो गया, कोझिकोड हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हैं पोर्ट टाउन्स के ट्रांसपोर्ट सिटीज में। लेकिन अगर इनलैंड देखेंगे तो आपका देश के अंदर देखेंगे तो वो आपके हो गए आगरा, धुलिया, मुगल सराय, इटारसी, कटनी, ये आपके एग्जाम्पल हैं ट्रांसपोर्ट सिटी या फिर टाउन के।
नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल टाउन्स। कॉमर्शियल टाउन्स ऐसे टाउन्स होते हैं जो मेनली स्पेशलाइज्ड होते हैं ट्रेड और कॉमर्स के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए, जिस टाउन का मेन फंक्शन होता है व्यापार करना, ट्रेड करना, कॉमर्स करना, ठीक है। उसके एग्जांपल से आपके कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये आपके कॉमर्शियल टाउन्स हैं। माइनिंग टाउन्स अगर देखेंगे, ऐसे टाउन जहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे एरिया जहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल रहता है, ऐसे एरिया में जो टाउन्स या फिर सिटीज़ रहते हैं वो आपके आते हैं माइनिंग टाउन्स में। इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, डिगबोई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, इन सारे एरियाज में देखेंगे आप मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मिनरल को माइन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है जमीन के अंदर से, इसलिए इसको माइनिंग टाउन कहा जाता है। सिंगरौली भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका गैरिसन टाउन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, गैरिसन कंटोनमेंट टाउन। ये ऐसे टाउन्स होते हैं, ऐसे सिटीज होते हैं जो डिफेंस पर्पस के लिए बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली आपके मिलिट्री पर्सनल वगैरह रहते हैं, जो मिलिट्री में रहने वाले लोग हैं, डिफेंस में रहने वाले लोग हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है कि गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स क्या होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है आपके अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर। फिर से देखेंगे, अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर। ये आपके बोर्ड में भी पूछे गए हैं, यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस में गैरिसन कंटोनमेंट टाउन आपका इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद करें। इसमें आप देखेंगे एजुकेशनल टाउन्स के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे एजुकेशनल टाउन जहाँ पे एजुकेशन मेन सेंटर का काम करता है। एजुकेशनल टाउन के एग्जांपल है आपका रुड़की, आपने आईआईटी रुड़की का नाम सुना होगा। वाराणसी, अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, बीएचयू का नाम सुना होगा। अलीगढ़, पिलानी, प्रयागराज, ये सारे आपके एजुकेशनल टाउन्स के एग्जांपल्स हैं। रिलीजन और कल्चरल टाउन्स देखें तो रिलीजियस और कल्चरल टाउन आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, जहाँ पे रिलीजियस या फिर कल्चर मेन इंपॉर्टेंस रखता है। वो आपके वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सारे आपके रिलीजन और कल्चरल टाउन्स हैं। टूरिस्ट टाउन्स देखिए, जहाँ पे मेनली लोग एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए जाते हैं, तो वो आपके नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, पचमढ़ी हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू, और भी इससे अलग, और भी जैसे शिमला हो गया, लद्दाख हो गया, इससे अलग और भी कई सारे टाउन्स हैं जो मेनली टूरिस्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, टाउन्स के फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे था। यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में कि स्मार्ट सिटी मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसका जो एम है स्मार्ट सिटी मिशन का, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, उसका मेन एम है टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। ऐसे सिटीज को प्रमोट करना जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करते हैं, क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जो क्लीन हो और सस्टेनेबल हो, जिसको हमारे आने वाली जनरेशन्स भी यूज कर सकें, और अपने सिटीजन को एक डिसेंट क्वालिटी देता हो, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देता हो, ऐसे सिटीज को प्रमोट करना, ये आपका एम या फिर ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट सिटी मिशन का। लास्ट इसमें छोटा सा एक टॉपिक बचा रह गया था, जो था आपके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रूरल सेटलमेंट के अलग अलग टाइप को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका पहला फिजिकल फीचर के बेसिस पे देखेंगे तो नेचर ऑफ टेरेन, किसी एरिया का नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ टेरेन के बेसिस हमने पढ़ चुके थे कि डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट पाया जाता है, क्योंकि जो टेरेन होता है वो रफ होता है, उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड के बेसिस पे है कि सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, क्लाइमेट के बेसिस पे है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं। जैसे आपका रूरल सेटलमेंट में आप राजस्थान वाले एरिया में पढ़े थे, जो टाउन्स होते हैं वो मेनली क्लस्टर्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो वाटर का
प्रॉपर यूज हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए वहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में जो सेटलमेंट पाए जाते थे वो आपके क्लस्टर सेटलमेंट्स होते थे। कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स हैं, ये भी आपके रूरल सेटलमेंट को प्रभावित करते हैं। इसमें देखेंगे तो आपके सोशल स्ट्रक्चर हो गया, किसी उस रीजन का कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है। थर्ड है आपका सिक्योरिटी फैक्टर। सिक्योरिटी फैक्टर में देखेंगे तो डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज। सिक्योरिटी फैक्टर्स में जो क्लस्टर टाउन थे आपके बुंदेलखंड वाले रीजन में, वहां पे मेनली आपकी हिली एरिया थी, इसीलिए थेफ्ट या फिर रॉबरी से बचने के लिए आपकी क्लस्टर सेटलमेंट्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो रूरल सेटलमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। जो आपका इस चैप्टर से जितना भी आपने पढ़ा, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चंस आ सकता है। हालांकि ध्यान रखने वाली चीज है कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली इसमें जो क्वेश्चंस दिया जाता है वहाँ वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप से आता है, तो आप ऑब्जेक्टिव इससे जो भी रिलेटेड है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। साथ ही कभी कभी 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी आप बेसिकली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे जाएंगे कि रूरल सेटलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अर्बन सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगर अर्बन सेटलमेंट में है तो उसमें अगर आपका पूछ लेगा कि फंक्शनल जैसे गैरिसन टाउन के एग्जाम्पल क्या हैं। तो रूरल सेटलमेंट में देखें तो मेनली आपका हैमलेटेड सेटलमेंट के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ चुका है पिछले साल में, उसके पहले वाले साल में भी हैमलेटेड सेटलमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक पूछ चुका है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार करके जाएं, इसमें से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे हेड।